नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला जारी है। इस कड़ी में आज मैं विचार और आंदोलन श्रेणी की 2024 की जो पुस्तकें रही हैं टॉप 10 उनका जिक्र करूंगा आपके सामने। ये जो क्रम है टॉप 10 पुस्तकों का, यह पहली पुस्तक भी 10वीं पुस्तक हो सकती है, 10वीं भी पहली पुस्तक हो सकती है, यानी सभी 10 पुस्तकें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन 10 पुस्तकों को जो लोग विचार और चिंतन के क्षेत्र को पसंद करते हैं, आंदोलन के क्षेत्र को पसंद करते हैं, जिन पुस्तकों ने अपने समय के, अपने इतिहास को और उन विचारों को दर्ज किया जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए, मैं उन पुस्तकों की आज चर्चा करूंगा। इस वर्ष विचार आंदोलन श्रृंखला में साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 में फिलिस्तीन एक नया करबला नासिरा शर्मा की पुस्तक का मैं उल्लेख करूंगा। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष वर्षों से जारी है और यह वर्तमान में एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां हर दिन सैकड़ों लोगों की हत्या होती है, जिनमें बच्चे और औरतें सभी शामिल हैं। ये कत्लेआम दोनों तरफ से हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह जो संघर्ष है, इसकी सामाजिकी क्या है, इसका मानवीय पक्ष क्या है, इसकी परिणति क्या होगी, इस पर जो कहानियां लिखी गई, जो कविताएं लिखी गई, जो साहित्यिक राजनीतिक आलेख लिखे गए, जो साक्षात्कार और टिप्पणियां दर्ज होती रही, उन्हीं का संकलन नासिरा शर्मा ने इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक फिलिस्तीन और इजराइल की राजनीति, समाज और साहित्य के अलग अलग खंडों में यहूदियों और अरबों दोनों के हालात को, दोनों की मानसिकता को, दोनों के दर्द और पीड़ा को संपूर्णता से समझाने की कोशिश करती है। जो चौथा खंड है वह लेखिका का अपना रचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रस्तुतियों पर शामिल है, जो दोनों कौमों से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करती है। यानी अगर आप फिलिस्तीन के समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं, उसके राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और भावनात्मक पहलुओं को समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन राधाकृष्ण प्रकाशन ने किया है। राधाकृष्ण प्रकाशन और लेखिका नासिरा शर्मा को हार्दिक बधाई। इस कड़ी की दूसरी पुस्तक है महात्मा गांधी, मृत्यु और पुनरुत्थान। यह मकरंद परांजपे की पुस्तक है, जो यह बताती है कि महात्मा गांधी आज के समय में भी प्रासंगिक है, और उनकी प्रासंगिकता यह बताती है कि क्या गांधी की कभी हत्या हो पाई, यह सवाल वो करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल गांधी को वैचारिक रूप से क्या कभी पराजित किया जा सका, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। गांधी जी की हत्या के बाद की जो हालात थे, उनके विश्लेषण पर मकरंद परांजपे ने वर्षों के अध्ययन से एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, जिसका नाम था द डेथ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अंग्रेजी की यह पुस्तक हिंदी में अब आई है। शहादत खान ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। दरअसल यह पुस्तक गांधी के दिल्ली के आखिरी 6 महीने के जो प्रवास हैं उनको दर्ज करती है, और यह बताती है कि महात्मा ने अपने जीवन के उन आखिरी महीनों में वह जादू गढ़ा और अपने बलिदान को देकर देश की एकता की, अखंडता की वह रक्षा करने की कोशिश की, जिसको आज हम भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। यह पुस्तक, जब हम अखंडता की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस विभाजन के दौर में भारत कितने टुकड़ों में बंटता, भारत की हिंसात्मक स्थितियां क्या होती, हिंदू मुस्लिम एकता का परिदृश्य क्या होता, या उनके मतभेद का परिदृश्य क्या होता, इसकी भी बात करते हैं। महात्मा के आलोचकों को और उनकी विचारधारा के समर्थकों को, दोनों के लिए ही यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह गांधी की मृत्यु के बाद का जो असरगामी, दूरगामी प्रभाव था, उसका विद्वतापूर्ण शोध करती है। पेंगुइन स्वदेश प्रकाशक जो इसके हैं उनको बधाई, मकरंद परांजपे को बधाई और शहादत खान को भी बधाई।
अगली पुस्तक है इस कड़ी की जनजातीय नवजागरण, औपनिवेशीकरण के विरुद्ध आदिवासी चेतना, प्रतिरोध और परिवर्तन। राहुल सिंह की यह पुस्तक जो है देश में जो जनजातीय आदिवासी संदर्भ है उसकी ऐतिहासिकता पर नजर डालती है। सिंह ऐतिहासिक संदर्भों से तथ्य जुटाते हैं और जनजातीय नवजागरण के प्रति जो एक नैरेटिव है उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि बांग्ला, मराठी और हिंदी क्षेत्र में जो बहुश्रुत नवजागरण हैं उन नवजागरणों के पीछे जो है वह राष्ट्रीय जन सैद्धांतिकी से इतर स्थानीय बातें भी शामिल थी। हालांकि ये आदिवासी समुदाय एक दूसरे से जुड़े न होकर भी भावना, संवेदना और आंदोलन के स्तर पर एक थे। यह पुस्तक यह भी बताती है कि जो जनजातीय नवजागरण है वे एक दूसरे से अलग होकर भी किस तरह से एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे या उनका प्रभाव देश के राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। यह पुस्तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी रानी विक्टोरिया के अधीन जो औपनिवेशिक भारत था उसके साथ साथ उस दौर की जनजातीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आंदोलनों की गहरी पड़ताल करती है और उससे हासिल निष्कर्षों को अपने पाठकों के साथ साझा करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। राहुल सिंह और राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। विचार और आंदोलन श्रृंखला साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 की अगली कड़ी में जो पुस्तक शामिल है वह है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज। वीर भारत तलवार के संपादन में यह पुस्तक आई है। 2 खंडों की यह पुस्तक थी। दूसरे खंड में जो उल्लेख है वह झारखंड के बारे में है कि झारखंड दरअसल केवल राज्य नहीं है, एक विचार है। लेकिन वो झारखंडी विचार या विचारधारा है क्या? झारखंडी चेतना हम किसको कहते हैं? आखिर क्या वजह थी कि झारखंड बिहार से अलग होने के प्रति इतना दृढ़ प्रतिज्ञ था? इसके अतिरिक्त जो झारखंड के आदिवासी हैं उनका इतिहास क्या है? उनके आंदोलनों की पृष्ठभूमि क्या है? ऐसा क्या है कि धरती आबा, जमीन और जंगल के साथ साथ जो सम्मान, स्वधर्म और जातीय पहचान का जो आंदोलन था झारखंड का, वह झारखंड की अस्मिता से इस कदर जुड़ा रहा कि आज भी झारखंड का जो समाज है वह अपनी इस पहचान से इतर नहीं होना चाहता। यह पुस्तक ऐसी ही तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करती है जो यह बताती है कि दरअसल झारखंड आंदोलन झारखंड राज्य बनने भर की कहानी नहीं थी, बल्कि इसका जो ऐतिहासिक सामाजिक परिदृश्य था वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस पुस्तक को नवारुण प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। नवारुण प्रकाशन को और वीर भारत तलवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस कड़ी की अगली पुस्तक है गांधी, अस्पृश्यता का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम क्षण। 1931 से 1948 के दौर को ये दर्ज करती है। दरअसल इस पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं और रामचंद्र गुहा ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी, गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। 1914 से 1948 की यह पुस्तक थी जिसका हिंदी अनुवाद 2 खंडों में हुआ था। पहला खंड पहले ही आ चुका था। इस वर्ष 2024 में यह पुस्तक 1931 से 1948 के कालखंड को दर्ज करती है। गांधी का जीवन 20वीं सदी के महानतम व्यक्तित्वों में एक था। उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को न केवल प्रेरित किया बल्कि असंख्य लोगों को नाराज भी किया। उनके जो चिंतन का, उनकी जो कर्मभूमि का कार्य क्षेत्र था वह न केवल ब्रिटिश को चुनौती देता रहा जिनके साए में वह जीवन जीते रहे, बल्कि उस साम्राज्य को झुकाने में भी जो उनका योगदान है वह सर्वोपरि रहा है। फांसीवादी और कम्युनिस्ट तानाशाहों की हिंसा भरी उस दुनिया में गांधी के पास केवल तर्क बल था संघर्ष करने के लिए, और उसी तर्क के लिए
जातीय और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए और धार्मिक सद्भाव के लिए गांधी ने अपना आत्मोत्सर्ग किया, अपना बलिदान किया, अपनी जान तक दे दी। यह पुस्तक गांधी के जीवन के उसी कालखंड के बारे में बताती है कि वह कैसे गोलमेज आंदोलन से सम्मेलन से लौटकर भारत आए और फिर से स्वतंत्रता संग्राम की योजना में जुट गए। अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी की लड़ाई क्या थी, वर्धा आश्रम की स्थापना के पीछे सोच क्या थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके मतभेदों का स्तर क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, देश की स्वतंत्रता और उनकी हत्या तक का जो कालखंड है वह इस पुस्तक को अनूठा बनाता है। हिंदी अनुवाद जो है सुशांत झा ने किया है दोनों खंडों का। यह पुस्तक गांधी के बहाने स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की तरफ झांकने का भी अवसर मुहैया कराती है। पेंगुइन स्वदेश को, सुशांत झा को और रामचंद्र गुहा को हिंदी में इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई। इस कड़ी की अगली पुस्तक है भारतीय चिंतन की बहुजन परंपरा। रचनाकार हैं ओम प्रकाश कश्यप। जब हम भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म और दर्शन की बात करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इसका ताल्लुक दरअसल किससे है। क्या यह भारतीय मनीषा से ताल्लुक रखता है या भारतीय समाज से ताल्लुक रखता है, या इनके चक्कर में बहुत कुछ ऐसा है जो छूट जाता है या छोड़ दिया जाता है। लेखक की चिंता है कि यह जो अभिजनवादी दृष्टि है भारतीय परंपरा, जो से भारतीय चिंतन जिसका स्वीकार है, वह सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसके चलते फंसा हुआ है कि हम ऐसी चीज़ों को सच मान लेते हैं जो वाकई सच हैं या नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। भारतीय परंपरा, विरासत, समाज और सियासत से जुड़े ऐसे सवाल जो भारतीय चिंतन की बहुजन परंपरा से संबंध रखते हैं, यह पुस्तक उस पर गहराई से विचार करती है और विश्लेषणात्मक ढंग से, तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से अपनी बात रखती है। ओम प्रकाश कश्यप और प्रकाशक सेतु प्रकाशन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। इस पुस्तक का प्रकाशन सेतु ने किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है 1947 के बाद भारत, कुछ स्मरण, कुछ टिप्पणियां। राजमोहन गांधी की यह पुस्तक है जो बताती है कि आज़ादी के 76 साल भारत के सामने कुछ कठोर प्रश्न। वो कठोर प्रश्न क्या है? रोजगार और जीवन यापन के तो हैं ही, लोकतंत्र के सामने भी बहुत गंभीर सवाल खड़ा है। दरअसल भारत जब आज़ाद हुआ तो देश के सामने सघन आबादी के साथ साथ निरक्षरता, गरीबी के प्रश्न थे, लेकिन उस गरीबी और निरक्षरता से जूझते हुए भी देश ने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श कायम किया था। लेकिन उस आदर्श के सामने कुछ चुनौतियां आई। वो चुनौतियां क्या हैं? वह चुनौतियां ये हैं कि जो धर्म, जाति, भाषा की विविधता थी, उसके आंतरिक टकरावों के बाद भारत का जो भविष्य है वह उत्पीड़ित मन से प्रभावित होने लगा। यहाँ की बहुसंख्य आबादी के मन में एक प्रतिशोध का भाव संचालित होने लगा और शायद यही हिंदू राष्ट्रवाद के मूल में है या उसके समर्थकों के मन पर यही हावी है। एक वजह इसकी यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, मीडिया, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में हिंदू हावी है। लेकिन यह स्थिति भारत को कहाँ लेकर जाएगी? महात्मा गांधी के जीवन, विचार और आदर्श की स्थितियों में भारत को खंगालने की राजमोहन गांधी की यह कोशिश अंग्रेजी में इंडिया आफ्टर 1947 रिफ्लेक्शंस एंड रिकलेक्शंस के नाम से प्रकाशित हुई थी। हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद अरुण कुमार त्रिपाठी ने किया है। प्रकाशक वाणी प्रकाशन है। वाणी प्रकाशन, अरुण कुमार त्रिपाठी और राजमोहन गांधी को बहुत बहुत बधाई। विचार और आंदोलन श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है स्वधर्म, स्वराज और रामराज्य। इस पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। भारतीय चिंतन परंपरा जो है वह परमार्थिक चिंतन पर आधारित है। परमार्थिक चिंतन से आशय यह है कि जो मानव समाज के परम कल्याण की बात करता है, अपने से अधिक दूसरों के हित की बात करता है। राम राज्य की जो सोच है, जो परिकल्पना है, वह यही है
स्वधर्म जो है भारत में वह भी यही है, और स्वराज जो है वह अपना राज्य नहीं, अपने पर राज्य है। ज्योतिष जोशी महात्मा गांधी और गोस्वामी तुलसीदास के मंतव्यों को विशेष संदर्भ के साथ इस पुस्तक में रखते हैं और व्यापक पदों और अवधारणाओं के साथ समकालीन परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि दरअसल भारतीय वाङ्मय में यह विचारधारा चारों वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों से लेकर यहाँ तक पहुँची है, जिसका मूल सूत्र है महामना स्यात् तद व्रतम, अर्थात मनुष्य को महामना होना चाहिए। यह पुस्तक परहित की सोच से व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने और उस ओर उन्मुख करने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन, ज्योतिष जोशी, और सेतु प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। इस कड़ी की अगली पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया। हिलाल अहमद इसके लेखक हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हिलाल जो है भारत में मुस्लिमों के जीवन की ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिदृश्य, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को न केवल जोड़ते हैं बल्कि हिंदुत्व के साथ उसके जो अंतर संबंध हैं उसका भी विश्लेषण करते हैं। उनकी दृष्टि न केवल हिंदू मुसलमानों के संबंधों पर या मुस्लिमों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सियासी पृष्ठभूमि पर है, बल्कि मुस्लिम समाज का जो आंतरिक विविधता है उस पर भी वह नज़र डालते हैं। यहाँ तक कि पसमानदा राजनीति की जो जटिलताएं हैं उस पर, भारतीय मुसलमानों का जो औरंगजेब के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उस पर, और अतीत से सबक लेकर भविष्य को बेहतर बनाने की वह बात करते हैं। इतिहास से वर्तमान तक संतुलित और संयमित विवेचन के चलते उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, जो आकलन दिया है, वह भावुकता से दूर है और यथार्थ के पास है। वे मध्यम मार्ग की वकालत करते हैं और विषम परिस्थितियों में, जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें यह मुसलमानों के लिए किसी निष्कर्ष या उपलब्धि से कम यह पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। हिलाल अहमद और पेंगुइन इंडिया दोनों को बधाई। और इस कड़ी की अगली और आखिरी पुस्तक है इतिहास में अफवाह, उत्तर आधुनिक संकट से गुजरते हुए। इस पुस्तक के लेखक हैं शंभुनाथ। शंभुनाथ का मानना है कि जो 21वीं सदी है वो का जो भारत है वह युद्ध भूमि, अतीत की युद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है। अनोखे भय से, सामाजिक विभाजन और अजनबीपन से इस दौर में मानवता घिर गई है। अतीत की जो खाइयां हैं उससे जो रौनक आती है उसे तो पुनर्जागरण कहा गया, लेकिन उसका असर जो है वो कला, इतिहास बोध और मानवीय संवेदनशीलता पर पड़ा है। और वो जो प्रभाव पड़ा है उसी के चलते वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं वह समूचे परिदृश्य को प्रभावित कर रही हैं। उनका कहना है कि जो माहौल है उसमें हमें कला, इतिहास, संवेदनशीलता और उत्तर आधुनिकता से जुड़े हुए जितने भी विमर्श हैं उन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और ऐसा करना समय की मांग है। उनका कहना है कि समाज में संवेदनशीलता का जो संकट है वह चरम पर है और इसकी वजह वैचारिक खोखलापन है। जो क्षमतावान है वो उदार न होकर उत्तर आधुनिक बनने की कोशिश करना है। उनका कहना है कि बुद्धिपरकता, समावेशी राष्ट्रीयता, लोकतांत्रिक चेतना, प्रगतिशील सोच के साथ जो संघर्ष है वह दरअसल उत्तर आधुनिकता के समक्ष जो संकट है वह मानवीय मूल्यों से भी किनारा कशी कर रहा है। इसलिए इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। इस पुस्तक के भी प्रकाशक वाणी प्रकाशन है। यह शंभुनाथ के विविध कालखंड में लिखे हुए लेखों का संकलन है। हालांकि वो कालखंड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आधुनिक समय के ही हैं, पिछले कुछ वर्षों के उनके आलेख हैं, लेकिन वो अतीत से लेकर वर्तमान तक आवाजाही करते हैं इस पुस्तक के लेखों में, और इसलिए शंभुनाथ को और वाणी प्रकाशन को बधाई। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 की यह श्रृंखला जारी रहेगी। कल भी ठीक इसी समय मैं इस टॉप 10 पुस्तकों के साथ उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भी से अवगत कराते रहें।
हर दिन बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं रोज एक पुस्तक पर अपनी राय इसीलिए रखता हूँ ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चयन कर सकें। ये श्रृंखला जो है सिर्फ इसलिए है कि आपको उन पुस्तकों के बारे में बता सकूं जो पुस्तकें मुझे बेहतरीन लगी, जो पुस्तकें साहित्य तक की इस श्रृंखला में स्थान बना सकी। धन्यवाद।